फर्टिलाइजेशन हम इंजेक्शन की जो प्रोसेस करते हैं उसके दौरान जो 10 दिन के 12 दिन के बाद जब अंडा लेते हैं उसको हम पिकअप करते हैं। आप जो समझ लो कि का रिपोर्ट देते हैं उसके पहले 2 से 7 दिन तक वेट रहना चाहिए। अगर पिकअप के दिन पेशेंट आता है, पिकअप मतलब जिस दिन हम अंडा लेते हैं, हाँ, जब भी आपसे में स्पर्म जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डे 5 है ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन होता है। जो 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया उसमें डीएनए। सर अभी जो 5वां टॉपिक है सेमिनल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। से आप जो समझ लो कि जब भी आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान आते हो तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब कि जब आईवीएफ फेलियर वाले हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसका जो स्पर्म का लेवल है, मतलब इसमें क्या इश्यू आ रहा है। अभी सर अभी हम बात कर रहे थे कि मेल फैक्टर की, तो उसमें जो फर्स्ट फैक्टर है कि स्पर्म कंसंट्रेशन कंसिस्टेंटली, वो जो फैक्टर है वो आईवीएफ की ट्रीटमेंट में को क्यों इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ा उसके बारे में डिटेल में समझाएंगे। जो स्पर्म कंसंट्रेशन होता है, मतलब एज पर न्यू WHO एडिशन के अनुसार 16 मिलियन से ज़्यादा चाहिए। 16 मिलियन से अगर ज़्यादा रहा तो वही बेहतर माना जाता है। अगर काउंट सीवियर ओलिगोजूस्पर्मिक है या 5 मिलियन से कम है या उससे कम है तो उसमें फ्रैगमेंटेशन या इंटीग्रिटी, अच्छे इंटीग्रिटी वाले स्पर्म मिलने की क्षमता कम होती है। ओके, मतलब इंटीग्रिटी मतलब जो स्ट्रक्चर होता है, जो स्पर्म का जो स्ट्रक्चर होता है वो इंटीग्रिटी बोलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा सर। जैसे ऐसे पेशेंट आते हैं तो एक चीज़ कर सकते हैं, उसका DFI कर सकते हैं, फ्रैगमेंटेशन टेस्ट कर सकते हैं। उसका अगर DFI ज़्यादा होता है तो उसको रिपेयर करके उसका स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन पे फोकस करके अपन उसको नेक्स्ट साइकिल में अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। ओके मित्रों, फ्रेंड्स, आपने वो समझा कि स्पर्म कंसंट्रेशन कंसिस्टेंसी क्यों इम्पोर्टेंट है। जो हम आईवीएफ के फेलियर में जो ऑडिट करते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वही रिजल्ट आपको मैटर करता है। क्योंकि आईवीएफ की जो प्रोसेस होती है उसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो अंडाशय जो है उसका अंडा है कितनी क्वालिटी का है, और साथ साथ में स्पर्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है। वो जो 2 फैक्टर है उसमें ही हम काम करते हैं, जिसी वजह से आईवीएफ फेलियर का जो चांसेस होता है वो बहुत ही कम हो जाता है। सर मेल फैक्टर में हम दूसरा टॉपिक बात करते हैं, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, वो आप थोड़ा डिस्कस करेंगे उसके बारे में। यस, बिल्कुल सर। मोटिलिटी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जैसे कपल कंसीव करने के लिए ट्राई करता है, और जैसे मेल फैक्टर में अगर 42% से ज़्यादा अगर मोटिलिटी एक्टिव होती है तो वो नेचुरल कंडीशन में भी प्रेगनेंसी रह सकती है। लीनियर प्रोग्रेसिव और स्लो प्रोग्रेसिव में उसमें क्या डिफरेंस क्या होता है? लीनियर प्रोग्रेसिव जो होता है, लीनियर प्रोग्रेसिव मतलब जैसे लीनियर होता है, मतलब ठीक है, लीनियर होता है, फास्ट चलते हैं, मूवमेंट फास्ट होती है। है। तो अगर एक्टिव मोटिलिटी ज़्यादा है तो मेल फैक्टर में मतलब कोई इशू नहीं है। तो हम सर आईवीएफ फेलियर वाले जो हमारे पेशेंट आते हैं तो उसमें आप एक्स्ट्रा क्या करते हो? जैसे स्लो प्रोग्रेसिव की बात की तो उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं हमारे सेंटर में जिससे रिजल्ट अच्छा मिले और फेलियर का चांसेस कम हो? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जो स्लो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी होती है तो स्लो प्रोग्रेसिव में क्या करते हैं कि एक तो हम डेंसिटी ग्रेडियंट यूज़ करते हैं, और एक सेकंड थिंग है, एक तो माइक्रोफ्लूइडिक्स अपन यूज़ कर सकते हैं उसमें, कि ताकि अच्छे एम्ब्रियो बने और उनका फर्स्ट साइकिल में उनको रिजल्ट मिले। माइक्रोफ्लूइडिक्स की जो आप बात कर रहे हो उसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि जो आम लोगों को भी पता चले कि माइक्रोफ्लूइडिक्स की यूज़ करना चाहिए आपके ट्रीटमेंट में जिससे रिजल्ट अच्छा मिले? बिल्कुल सर, माइक्रोफ्लूइडिक्स में क्या होता है कि जैसे VO कंडीशन में होता है, उसमें ही एक मतलब चैनल्स होते हैं, वो चैनल्स क्रॉस करके जो शुक्राणु ऊपर आते हैं और इसी के लिए जो मिलते हैं वही अच्छा हमें ब्लास्ट रेट देते हैं। तो बाकी जिसमें पोटेंशियल नहीं होता है वो मतलब वो मेम्ब्रेन तक नहीं पहुंच पाते। ओके, जो अच्छे मोबाइल होंगे वो ऊपर चले जाएंगे। जो अपना जो आई थिंक ऐसी किट आती है ना, यस, जिसमें प्रोग्रेसिव होगे वो अच्छे ऊपर चले जाएगा, जो डेंसिटी ज़्यादा है जो अच्छे नहीं वो नीचे चले जाएंगे। तो जो अच्छे वाले हैं उनसे ही हम आईवीएफ करते हैं, जिसकी वजह से वो फेलियर का चांस भी कम होता है, ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन भी बढ़ता है और अच्छे ग्रेड 1 ब्लास्टोसिस मिलते हैं उससे। ओके, ब्लास्टोसिस आप बोल रहे हो, थोड़ा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करके थोड़ा आप शॉर्ट में बता दीजिए। यस, ब्लास्टोसिस मतलब डे 5 एम्ब्रियो होता है। जैसे डे 5 कल्चर करते हैं, जैसे डे 0 पे हमने इक्सी किया तो उसको कल्चर करते हैं डे 1 टू डे 5। जैसे एम्ब्रियो बनता है उसका ग्रेडिंग होता है, जैसे हम गार्डनर ग्रेडिंग यूज़ करते हैं। जैसे मैं एक ग्रेड 1 ब्लास्टोसिस का एग्जांपल देता हूँ, 5AA बनता है या 4AA बनता है या 4AB बनता है।
ऐसे हम ग्रेड करते हैं उसको। ठीक है, वो ग्रेडिंग के आदमी पे पता चलेगा कि एम्ब्रियो की क्वालिटी कितनी अच्छी है और कितनी खराब है। राइट सर। ठीक है, ठीक है सर। अभी मेल फैक्टर में तीसरा टॉपिक है मॉर्फोलॉजी। उसके बारे में थोड़े डिटेल में बताएं कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो आप डिटेल में डिस्कस कीजिए मॉर्फोलॉजी के बारे में। यस सर, बिल्कुल। मॉर्फोलॉजी सर अभी आप देख सकते हैं कि आदमी का लाइफस्टाइल और उसके अनुसार वो सब अफेक्ट करता है मॉर्फोलॉजी पे। और आईवीएफ में एक थिंग है, मॉर्फोलॉजी बहुत मैटर करती है। अगर मॉर्फोलॉजी आपकी 4% है, 4% से ज़्यादा है, वो अच्छी मानी जाती है। मॉर्फोलॉजी मतलब कि जो बनावट कैसी है, जैसे कि हेड हो गया, उसकी नेक हो गया, टेल हो गया। ओके, वो मॉर्फोलॉजी मेन बोलती है। यस, और किसी मतलब उसमें साइटोप्लाज्मिक ड्रॉपलेट्स भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, तो उसमें हम स्टेनिंग यूज़ करते हैं मॉर्फोलॉजी चेक करने के लिए कि प्रॉपर हमें सब कुछ एबनॉर्मलिटीज़ दिखे आईवीएफ में। ठीक है, तो मॉर्फोलॉजी से चेंज नहीं कर सकते ना, आप बोल सकते हो कि मॉर्फोलॉजी आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन कंसंट्रेशन और मोटिलिटी है उसमें हम काम कर सकते हैं। जैसे लाइफस्टाइल में सुधार लाए तो मतलब मॉर्फोलॉजी में एज एन अगर आपका 1% या 0% मॉर्फोलॉजी है, जैसे मतलब एकदम ही डाउन है, तो एज एन लाइफस्टाइल आप जैसे स्मोकिंग कर रहे हैं, अल्कोहल कर रहे हैं, वो आप 6 मंथ्स के लिए क्विट कर सकते हैं। जैसे एज एन जो भी डॉक्टर के अनुसार आपको मेडिकेशंस दी जाएगी उसके अनुसार थोड़ा बहुत आप चेंज कर सकते हैं, जिससे आप नेचुरली भी ट्राई कर सकते, जैसे आईवीएफ में भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आप समझो कि स्पर्म मॉर्फोलॉजी है वो आप लाइफस्टाइल की वजह से थोड़ा प्लस माइनस इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। yes. जिसकी वजह से आपका जो आईवीएफ फेलियर हो रहा है उसका जो चांसेस है वो बहुत कम हो जाए। यस, और जैसे अभी स्मोकिंग और अल्कोहल ये मेजर इम्पैक्ट करता है सर। राइट। और वो अगर आप 6 मंथ्स या 1 ईयर के लिए कर दो तो मेजर इम्पैक्ट ये आपके स्पर्म के मॉर्फोलॉजी पे दे जाएगा, और उसके बाद आप कंसीव करने के लिए। ओके, जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है मोस्टली आई थिंक मेरा नॉलेज है 72 to 84 डेज के अंदर पूरा स्पर्म फिर से बनता है, तो इसी वजह से आप वो भी कर सकते हो कि मॉर्फोलॉजी लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो चांसेस है कि उनका भी इम्प्रूवमेंट आ जाए और रिजल्ट में भी अपनों को बिल्कुल अच्छा मिले। एक्चुअली सर एक स्टडी है कि 3 मंथ बाद पूरा फैक्ट्री रीसेट होता है, 3 मंथ बाद। सो आप एक मान के चलिए कि 3 मंथ बाद तो आपने स्मोकिंग छोड़ दिया, अल्कोहल छोड़ दिया, पर उसके बाद एक अच्छा डाइट एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड लेके आप मॉर्फोलॉजी को बहुत बेटर कर सकते हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट में आप मान लो कि जैसे कि फ्रूट्स ज़्यादा हो गए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स हो गए, ब्लूबेरी हो गई, बाद में स्ट्रॉबेरी हो गई, फॉलिक एसिड रिच फूड। देखो फ्रेंड्स, ये सब लोगे तो आपकी लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट होगी, साथ साथ में जो मॉर्फोलॉजी वाला जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है वो भी इंप्रूवमेंट होगा, जिसकी वजह से आईवीएफ के जो फेलियर हो रहे हैं उसका चांसेस कम होगा और रिजल्ट अच्छा मिलेगा। सर मेल फैक्टर में जो चौथा टॉपिक है डीएनए फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स, डीएफआई इंडेक्स, ये क्या है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए सर। सर डीएफआई में क्या होता है कि हम डीएनए फ्रेगमेंटेशन टेस्ट करते हैं। जिनका डीएफआई ज़्यादा होता है या इनका प्रीवियस रिकरेंट मिसकैरेज हुआ हो या आईवीएफ फेलियर हुआ हो, हम उनको रिकमेंड करते हैं कि आप डीएफआई टेस्ट करें। डीएफआई में हम देखते हैं कि स्पर्म क्रोमैटिन डी नेचर अगर रहता है, राइट, तो मतलब उसमें आपका मतलब एम्ब्रियो बनने का चांसेस वो पूरा माइनस हो जाता है। अगर डीएफआई ज़्यादा है तो हम मतलब आईवीएफ में आगे नहीं जाते, उसका फर्स्ट साइकिल में अपने को रिजल्ट देना हो तो हम उसको थोड़ा बेटर इम्प्रोवाइजेशन के लिए टाइम देते हैं। ओके, आप जो डीएनए की बात कर रहे हो कि जैसे कि अपना जो बॉडी है, जो सेल्स है, जो स्किन है, जो भी है उसका अलग से डीएनए होता है, ऐसे ही जो स्पर्म है, शुक्राणु है, उसमें भी अपना अलग डीएनए होता है। यस। तो इससे हम पता चला कि डीएनए का पूरा जो स्ट्रक्चर है स्पर्म में वो कैसा है, जिसकी वजह से हमको वो पता चले कि कहाँ पे चूक हो रही है, जिसकी वजह से हमको रिजल्ट नहीं मिला। सर बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अभी मैंने ऐसे पेशेंट देखे जिनका मॉर्फोलॉजी भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पर उनका लाइफस्टाइल एज एन स्मोकिंग और एक्सेस होने की वजह से, एज एन थोड़ा अल्कोहल एक्सेस होने की वजह से थोड़ा उनका डाउनग्रेड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि आपको वो डीएफआई टेस्ट ही करना पड़ता है, आप नेकेड आई से उसको मतलब ये नहीं कर सकते हैं। तो हम ये डीएफआई वाला जो टॉपिक है, डीएफआई डीएनए फ्रेगमेंटेशन है, उसको इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कोई ऐसा कुछ मेडिसिन का? तो आपकी लैब की साइड से कोई लाइफस्टाइल हो गई, चलो लाइफस्टाइल तो हो गई, अपने जो बात की आगे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, जितना एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा लोगे इतना इंप्रूवमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन लैब के हिसाब से आप कोई ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो कि जिसकी वजह से डीएनए का फ्रेगमेंटेशन कम हो और इम्प्रूवमेंट रिजल्ट में अच्छा मिले?
तो उसमें कोई बदलाव मेजर हम नहीं ला सकते। हम तो बेटर से बेटर, जैसे हम लेटेस्ट माइक्रोफ्लूइडिक्स यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ कर सकते हैं। पहले जो 2 टॉपिक के बारे में डिस्कस किया उसमें डीएनए थोड़ा इम्प्रूवमेंट, फ्रेगमेंटेशन में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन डीएनए पे हम कोई कुछ भी उसमें क्या होगा कि आपको अच्छे स्पर्म मिलने के चांसेस आएंगे। ओके, इसी वजह से अपने को रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। यस सर, अभी जो 5वां टॉपिक है सेमिनल ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, ये क्या है, उसके बारे में आप थोड़ा बताएं कि क्या क्यों इम्पोर्टेंट है आईवीएफ के दौरान। बिल्कुल सर, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उससे ही बढ़ता है। अभी जो लेटेस्ट गाइडलाइन है WHO की 2 से 7 दिन का गैप रखने के लिए हम बोलते हैं कि आप जब भी आप सीमेंट का रिपोर्ट हाँ, देते हो उसके पहले 2 से 7 दिन का गैप रहना चाहिए। यस। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक्यूरेट रिपोर्ट आपको मिलता है। और अगर पिकअप के दिन पेशेंट आता है, पिकअप मतलब जिस दिन हम अंडा लेते हैं, हाँ, आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान जब अंडा लेते हैं उसको हम पिकअप बोलते हैं। कि हम इंजेक्शन की जो प्रोसेस करते हैं उसके दौरान जो 10 दिन के 12 दिन के बाद जब अंडा लेते हैं उसको हम पिकअप बोलते हैं। तो उस दिन शुक्राणु तैयार करते हैं, मतलब प्रोसेस करते, तो हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि आप 2 से 7 दिन का गैप रख के ही आए, क्योंकि अच्छे स्पर्म मिले। क्योंकि पेशेंट का कभी कभार क्या होता है कि मतलब पेशेंट को प्रॉपर बताया नहीं जाता है बाहर कि आप 15 दिन गैप रख के, कई पेशेंट तो महीना दिन गैप रख के आते हैं, क्योंकि उनको ऐसा माइंडसेट होता है कि नहीं अभी हम जाएंगे तो अच्छा काउंट मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स, आप समझ लो कि जब भी आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान आते हो तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम सब पेशेंट को जब भी हमारे आईवीएफ की ट्रीटमेंट स्टार्ट होती है तो पेशेंट को बताते हैं कि इतना गैप तो रखना है, क्योंकि स्पर्म जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ सकते हो कि वो आईवीएफ की रिजल्ट के दौरान क्यों इम्पोर्टेंट है, हम इसी बारे में डिस्कस कर ले। तो एक गैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर और जो काउंसलर जो आपको एडवाइस देते हैं उसको फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से आईवीएफ की जो ट्रीटमेंट है उसमें जो रिजल्ट है वो आपको अच्छा मिल सके। सर, कई बार ऐसा भी फेस किया हुआ है कि सब अनफर्टिलाइज oocytes होते हैं, राइट। तो उसमें हमने एक चीज़ देखा है कि स्पर्म का DFI ज़्यादा अगर होता है, एज एन पुअर क्वालिटी होती है, तो ये बहुत इम्पैक्ट करता है उस पर। तो उसके ऊपर काम करना भी ज़रूरी है। ओके, मतलब कि जब आईवीएफ फेलियर वाले हमारे पास पेशेंट आते हैं तो उसका जो स्पर्म का लेवल है, मतलब इसमें क्या इश्यू आ रहा है, साथ साथ में उस साइड में जो कौन सा इश्यू आ रहा है वो हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ही हम हमारी जो भी प्रोसेस है वो आईवीएफ की स्टार्ट करते हैं। सर, हमने मेल फैक्टर पे भी डिटेल में डिस्कस किया। अभी हमारे पास जो एक 4 आईवीएफ फेल वाला एक पेशेंट आया था, जिसमें हमने वो नोटिस किया था कि एम्ब्रियो फॉर्मेशन से लगा के ब्लास्टोसिस अच्छे नहीं भी लेते। तो आपने अपने सेंटर में क्या ऐसा इंप्रूवमेंट किया जिसकी वजह से वो पेशेंट को फर्स्ट टाइम में ही रिजल्ट मिला, तो उसके बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएंगे। यस सर, बिल्कुल सर। जैसे प्रीवियस अगर देखा जाए, हमने देखा पूरा उसका जो प्रीवियस उनने आईवीएफ अपन ने करे थे, तो उसमें मतलब थोड़ा उनका एब्स्टिनेंस भी ज़्यादा था, गैप भी ज़्यादा था। जो ओपीयू के दिन उनने सैंपल दिया हुआ था, जैसे मैंने बताया था कि वही वो पेशेंट था कि एज एन उनका एब्स्टिनेंस भी थोड़ा बहुत ज़्यादा था। तो उसमें हमने क्या किया कि थोड़ा माइक्रोफ्लूइडिक्स का एड ऑन किया। ओके, वो जो माइक्रोफ्लूइडिक टेक्नोलॉजी की हमने जो बात की थी वो आपने यूज़ किया। ओके, यस। तो माइक्रोफ्लूइडिक्स एड ऑन होने की वजह से हमें थोड़ा ब्लास्ट रेट थोड़ा इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ गए। तो उससे थोड़ा एक बेटर इम्पैक्ट फर्टिलाइजेशन पे रहा। और डे 3 के बाद, तो डे 3 पे हमने कल्चर मीडिया शिफ्ट किया। उसके बाद थोड़ा बेटर उनका ग्रोथ में हमें चांसेस दिखे। ओके, तो वो स्टडी में हम कंक्लूजन में वो बता सकते हैं, एक तो एब्स्टिनेंस जो गैप था वो हमने 2 से 7 दिन के बीच में किया, पहली चीज़ की हमने। दूसरी चीज़ जो प्रोग्रेसिव मोटिलिटी थी वो थोड़ी अच्छी बनाई हमने, हमारी तरफ से लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट करवाया। डीएनए जो फ्रेगमेंटेशन वाला जो इंडेक्स था उसमें थोड़ा रेंज में ला दिया, और साथ में हमने उस साइड पे भी हमारी तरफ से बहुत काम किया था, जिसकी वजह से अपने को अच्छा एम्ब्रियो भी मिला, ब्लास्टोसिस अच्छा मिला, जिसकी वजह से अपने को फर्स्ट टाइम में वो रिजल्ट मिला। यस। फ्रेंड्स, हमने जो बात की 360 डिग्री आईवीएफ फेलियर ऑडिट में, उसमें हमने मेल फैक्टर के बारे में डिटेल में डिस्कस किया। उस पर हम कौन से टॉपिक पे हम ध्यान दे दें, जैसे कि एब्स्टिनेंस हो गया, डीएनए फ्रेगमेंटेशन हो गया, मोटिलिटी हो गया, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, जिसकी वजह से आईवीएफ फेलियर का जो चांसेस है वो बहुत ही कम हो जाए और रिजल्ट की जो शक्यता है, सक्सेस रेट है, वो बहुत इंक्रीज हो। थैंक यू। तो 360 डिग्री आईवीएफ फेलियर में हमने जो ऑडिट किया उसमें जो लास्ट पॉइंट आप गिनो तो वो है एम्ब्रियो लैब पैरामीटर। तो उसके बारे में हमारे जो चीफ एम्ब्रियोलॉजिस्ट है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और उसका जो फर्स्ट पॉइंट है कि फर्टिलाइजेशन रेट। तो सर, ये फर्टिलाइजेशन रेट क्या होता है, उसका
इम्पोर्टेंट क्या होता है वो थोड़ा आप डिटेल में डिस्कस करिए सर, कि फर्टिलाइजेशन आईवीएफ की प्रोसेस के दौरान क्यों इम्पोर्टेंट है। सर ये फर्टिलाइजेशन बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है एम्ब्रियो एस्पेक्ट में, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से हमें आइडिया आ जाता है कि आगे का पेशेंट का साइकिल कैसे रहने वाला है। मतलब जो डे 5 है ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन होता है, तो मतलब एज लाइक हमें आइडिया आ जाता है थोड़ा बहुत कि आगे डिवीजन कैसे होने वाला है, मतलब किस हद तक मतलब ब्लास्टोसिस कितने बन सकते हैं ऐसे। तो अभी डे 0 पे हम इक्सी करते हैं, तो डे 1 पे पीएन चेक करते हैं। डे 0 मतलब कौन से स्टेज को डे 0 बोलते हो आप? डे 0 मीन्स जिस दिन अंडे खींचने की प्रोसेस की जाती है। जब पिकअप करते हैं अंडा जब लेते हैं उसको डे 0 बोलते हैं, ठीक है। यस, वो डे 0 माना जाता है। और डे 1 जो होता है उसमें 16 टू 20 आवर्स बाद फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो उस साइड में 2 पीएन दिखते हैं। ठीक है, 16 टू 20 आवर के बाद हमको 2 पीएन मिलते हैं। 0 स्पर्म का अलग पीएन होता है, मतलब जो उसको पैटर्नल बोलते हैं, और जो फीमेल का उस साइड होता है उसको मैटरनल पीएन, मैटरनल न्यूक्लियस बोलते हैं। और 60 टू 20 आवर्स के बाद हम जब इक्सी के बाद देखते हैं तो हमको 2 पीएन मिलना चाहिए। तो सर ये 2 पीएन तो मिलता है, लेकिन कभी कभी जाइगोट हमको नहीं मिलता है, तो उसका रीज़न क्या होता है? अब सर बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है ये। एक्चुअली जाइगोट अगर नहीं मिलता है तो हम पोलर बॉडी दिखते हैं। एक मतलब फर्ट होने के बाद मैटरनल और पैटर्नल 2 पोलर बॉडी दिखते हैं। अगर हम उसको 2-0 करके ऐसा देते कि 2-0 मतलब पीएन शो नहीं हुआ है और 2 पोलर बॉडी है, तो वो फर्ट ही माना जाता है। तो उसको डे 3 पे हम फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। और डे 0 पे जैसे एक पोलर बॉडी होती है, और जैसे पीएन चेक करते हैं तो 2 पोलर बॉडी होती है। ठीक है। आप फ्रेंड्स आप समझ लो कि जाइगोट क्या होता है और गैमेट क्या होता है। नॉर्मली जब फीमेल होती है उसमें उस साइड होता है, उसका एक गैमेट बोलते हैं। जो स्पर्म होता है उसका एक गैमेट बोलते हैं। जब हम इक्सी करते हैं, आईवीएफ की जो प्रोसेस करते हैं, तभी दौरान जो फीमेल का गैमेट है और मेल का जो गैमेट है उसको हम मिलन करवाते हैं, जिसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इक्सी के दौरान। तो हम जब 16 टू 20 आवर के बाद हम जब उसका एग्जामिनेशन करते हैं तब हमको वो जाइगोट मिलना चाहिए, गैमेट अलग से नहीं मिलेगा, क्योंकि गैमेट को हमने फर्टिलाइजेशन कर दिया है। तो हमको जब माइक्रोस्कोपिकली जब एग्जामिनेशन करते हैं तब हमको वो जाइगोट मिलेगा, मतलब कि पोलर बॉडी साथ साथ में जो प्रोन्यूक्लियस है 2 पीएन मिले। 2 पीएन क्यों मिलता है? क्योंकि वो मेटरनल एंड पैटर्नल दोनों तरफ के जो गैमेट्स है उसका मिलन हुआ है, इसी वजह से आपको 2 पीएन मिलता है। कभी कभी सर 2 पीएन के साथ कभी 1 पीएन का तो 3 पीएन, ऐसा भी मैंने रिसर्च में ऐसा पेपर सुने हैं कि उसमें प्रोन्यूक्लियस 1 पीएन 3 पीएन। इसका रीजन क्या होता है सर? सर एक्चुअली 3 पीएन में क्या होता है, 3 पीएन तो मतलब एबनॉर्मल माना जाता है। 3 पीएन हम कंसीडर नहीं करते। 3 पीएन हम अलग सेपरेट ड्रॉप में शिफ्ट कर देते हैं। और जैसे ही उसका मतलब वो अनफर्ट हो जाता है, आगे उसका डिवीजन कोई मतलब होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मतलब ब्लास्टोसिस तक जाते नहीं, वो नहीं जाते क्योंकि एबनॉर्मल फर्ट होता है। और ये मतलब होता है पॉलीस्पर्मिक, मतलब पॉलीस्पर्मी से होता है। ये पॉलीस्पर्मी से 3। सर मैंने ये भी सुना है कि सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल पीएन भी ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है मतलब? यस होता है सर। इसमें न्यूक्लियस का पोजीशनिंग हम स्कोर करते हैं। न्यूक्लियस का पोजीशनिंग अगर सही है तो सिमेट्रिकल पीएन माना जाता है। अगर न्यूक्लियस का पोजीशनिंग थोड़ा मतलब असिमेट्रिक है तो वो असिमेट्रिकल में हम कंसिडर करते हैं।